ओहो, आवाज नहीं जा रही थी। मैं सबको गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। माइक ऑफ था। अभी आवाज क्लियर है क्या मेरी? यस सर। चलो Yes, वेरी गुड, sir. वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नमान, आई एम फिजिक्स एजुकेटर, और आज हम देखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस का 7th लेक्चर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, क्लास 11 फिजिक्स के का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और आज की डेट है 20/12/2024। आज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा क्लास का? आज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा क्लास का? वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज हम देखेंगे। और वेटेज वही 15 क्वेश्चन, 34 में, 33 में 3 क्वेश्चन, 32 में 8 क्वेश्चन, 34 में 8 क्वेश्चन, 30 में 3 क्वेश्चन। रिवीजन असेसमेंट की बात करें, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बता दिया था, और वर्नियर कैलिपर्स सर जीरो एरर। जीरो एरर, अच्छा एरर्स बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में। गुड गुड। जीरो एरर्स बताया था, जो कि 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा एक नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव तब होगा व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर is राइट साइड। right, very good, right to zero of main scale। और यहाँ पे उसी का उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट वाइस साइड। वर्सा हो जाएगा। हाँ, ये उसी का लेफ्ट हो जाएगा। एरर के लिए फॉर्मूला क्या था? कोई मुझे बताएगा? n प्लस एक्स इंटू वी सी। वेरी गुड, n प्लस एक्स इंटू वी सी। वी सी क्या है? वर्नियर कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? लीस्ट काउंट। एक्स क्या है? मैचिंग कोइंसाइड नंबर। हाँ, और n क्या है? n क्या है? कौन बताएगा मुझे? आकाश नहीं है Sir, क्या? number of scale divisions. क्या क्या फिर से बोलिए। Number of divisions on vernier scale. नहीं 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 नहीं, वो स्मॉल n था। नंबर ऑफ सर डिवीजन जो जीरो के मतलब किस लेफ्ट नंबर की साइड बात या आ रही राइट साइड होगा वो है? हाँ वो हाँ वाली। हाँ, एग्जैक्टली। महक कौर ने सही बताया कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है, वो मेन स्केल के किस नंबर के राइट साइड में आ रहा है? जीरो के राइट साइड में आ रहा है, 1 के राइट साइड में आ रहा है, किसके राइट साइड में आ रहा है, ये हमें बताना होगा। ये आप लोगों के पिछले क्लास में डायग्राम में मैंने समझाया था। इसमें तो डायग्राम नहीं है, क्या है? क्या है। हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा था? एन था। ठीक है, ये एन क्या था? ये एन वो नंबर था जिसके पीछे आपका आ रहा, जिसके राइट साइड में आ रहा था। जैसे कि ये है आपका वर्नियर स्केल का जीरो, ये किस नंबर के राइट साइड में आ रहा है? जीरो के राइट साइड में आ रहा है। हो सकता हो तो अब मैंने यहाँ बताया कि मान लो हमारे पास किसी और टाइप का, अगर मेरे पास वर्नियर, अगर ऐसे एरर आ रहा है जिसमें ये है जीरो, ये है 1 और ये है 2, और आगे ऐसे 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 नंबर है, और ये मेरा वर्नियर स्केल का फर्स्ट जॉ, और ये ऐसे जॉ दूसरा वाला है, और यहाँ पे आ रहा है मेरा जीरो, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 एंड सो ऑन। तब इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 1 हो जाएगी। 1। हाँ, तो वर्नियर स्केल का जीरो किस नंबर के राइट साइड में आ रहा है? वो हो जाएगा n। और वर्नियर स्केल का जीरो किस नंबर के राइट साइड में आ रहा है? ये आपको ध्यान रखना होगा कि किस नंबर के राइट साइड में आ और इसी हिसाब से हम, वैसे मोस्टली आपका जीरो के बाद ही आएगा, बहुत ही कम ऐसा होगा कि वो इधर आ जाए। तो वेरी गुड, यहाँ भी आपने बिल्कुल सही चीजें बताई मुझे। तो ये एन आपने बता दी कि किस नंबर के वो राइट साइड में आ रहा है, जीरो के राइट साइड में आ रहा है, 1 के राइट साइड में आ रहा है, किस नंबर के राइट साइड में आ रहा है, ये चीज आपको देखनी होगी। अब उसके बाद और मैंने आप लोगों को क्या पूछा? एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला फटाफट बताइए मुझे। ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एक्सीडिंग रीडिंग। हाँ, एक्सीडेंट रीडिंग, या इसको हम एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम सेम काम करेंगे नेगेटिव एरर के लिए।
नेगेटिव एरर में क्या करेंगे, सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू नेगेटिव लिख लेंगे, जो भी रहेगी वैल्यू एरर की उसको नेगेटिव लिख लेंगे, और जब हम उस नेगेटिव वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालेंगे तो वो ऐड अप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ तक बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है क्या? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो ये आपने रिविजन असेसमेंट में बता दिया। अब चलिए मैं अगर आपको क्विज एक दे देता हूँ कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं आपको क्विज देता हूँ एक, ये 0 1 2 3 4 5 और ये वाला जो है मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। 6। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव एरर हुआ कि ये नेगेटिव एरर हुआ? सर नेगेटिव। नेगेटिव एरर हुआ। अब इस Yes, एरर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बोलो। Sir, n n plus x into into vc। n प्लस एक्स इंटू वी सी। अब यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि 1 हो जाएगी कि 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी सर, 2. यहाँ से ध्यान से देखो कि कौन सा नंबर, कितने नंबर्स इधर आ गए, ये कौन सा वाला नंबर मेन वाले इसके इधर आ गया है, 1 सर। 1 आ गया है, 1 sir. 1 आया है। जो नंबर इसके लेफ्ट में, कौन सा वाला नंबर लेफ्ट में इसके, ये देखना है। वैसे ही वहां पे भी उसी तरीके से यहाँ पे भी समझना है कौन सा वाला उसके राइट में है, 0 वाला राइट में है कि 1 वाला राइट में है, कौन सा वाला, एग्जैक्टली वही चीज देखना है। ये शायद आप लोग को डाउट कर रहा है क्या, ये बात समझ में आ गई? यस सर। डाउट है क्या इस चीज में कि समझ में आ गई ये बात? नो सर। हाँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि n की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको n की वैल्यू 0 ही मिलेगी, इतना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सिखाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है कि भैया वो कितने नंबर्स हैं, वो लेफ्ट में कितने नंबर्स चलेंगे, 0। और उसी तरीके से राइट में हम देख लेंगे कि राइट में कितने नंबर्स चले जाएंगे, ये वाली चीज भी हम देख लेंगे कि उसके लेफ्ट में और उसके राइट में कैसे कैसे हैं। यानी कि अगर मैं एक और बना ही देता हूँ साथ ही साथ, कि ये है हमारे पास, और ये हमारा वर्नियर स्केल हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और मैं बना रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसकी वर्नियर स्केल के रीडिंग्स बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है 0 1, मतलब जबरदस्ती बना रहा बस सिखाने के लिए, इतना होगा नहीं। यहाँ पे इस केस में, ऊपर वाले केस में पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है, ये बताओ। नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये बताओ। नेगेटिव सर। नेगेटिव। हाँ, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से मैच नहीं कर रहा, वो लेफ्ट में भाग रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एरर हो जाएगा, नेगेटिव एरर हो जाएगा। और नीचे वाले केस में कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। अब यहाँ बताओ कि ऊपर वाले केस में कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर वाले केस में? 1 हो जाएगी। वेरी गुड, ऊपर वाले केस में। और यहाँ पे बताओ कि पॉजिटिव एरर में यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. 0। नहीं, 2 होगी भाई। ये जो 0 आ रहा है किस नंबर के बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है कि 0 के बाद आ रहा है, ये देखना होगा हमको। यहाँ पे आपको समझाने के लिए आपको बताया मैंने कि यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 के बाद आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है कि 0 के बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है? 2 के बाद आ रहा है 2 के सर. बाद आ रहा है। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 है। और यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे मेन स्केल के पीछे कौन सा नंबर है, 0 है कि 1 है कि कौन सा नंबर है? मेन स्केल के 0 के पीछे कौन सा नंबर है? 1 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ये बात सभी को क्लियर हुई कि अभी भी डाउट है कुछ? यस सर। बस अब क्या, अब जैसे यहाँ पे मैंने इस वाले केस में मैंने बोल दिया था, इस वाले पूछूंगा नहीं मैं, इस वाले पूछ लिया था कि ये 6 वाला नंबर कोइंसाइड कर रहा है, और मैं आपको साथ ही साथ इसका वीसी भी दे देता हूँ कि इसका वीसी जो है 0.1 mm है। तो जल्दी से मुझे बता दो एरर कितना हो जाएगा, नंबर से बताओ। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखूं? 1 सर। 1 फिर प्लस 6 6 into 0.1। 0.1. यहाँ भी mm लिख लो। 1.6 सर। हाँ, 1.6 mm। तो अब जब मैं एरर लिखूंगा
फॉर्मूले में एरर लिखूंगा, फाइनल एरर लिखूंगा, Negative. हाँ -1.6 mm लिखोगे क्योंकि ये नेगेटिव एरर है। -1. हाँ, यहाँ पे लिख लेना कि नेगेटिव एरर कितना है, यहाँ पे है तो नेगेटिव एरर लेकिन कितना है तो उसके सिंबल के साथ लिख लेना। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए काम यहाँ भी कर ही लेते हैं हम कि ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे मैच कर रहा है, ये ऐसे मैंने डार्किंग कर दिया कि ये मैच कर रहा है, और यहाँ पे भी मैंने वर्नियर कांस्टेंट दे दिया इसका 0.1, वर्नियर कांस्टेंट दे दिया मैंने 0.1 mm दे दिया। तो अब जरा मुझे एरर यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहले क्या लिखूं मैं? 2 sir. फिर Plus 2 plus 3 3 वेरी गुड, into 0.1. 0. अच्छा ये भी mm में था, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू लिखा है ये mm में चल रही थी, ऊपर ये सारी वैल्यूज mm में चल रही हैं, तो जो n की वैल्यू हो जाएगी 2.3 mm sir. ये हो जाएगा 2.3 mm। अब मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर किस सिंबल के साथ लिखूं मैं? Plus sir. हाँ, Positive. प्लस 2.3 mm हो जाएगा। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes sir. Yes, sir. तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, अब बस सवाल ही लगाना है और एरर्स बता दी। आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है भाई? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मोस्टली वायर्स के डायमीटर को मेजर करने काम आता है। ऐसा वायर इसमें फंसा दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा जो मेन स्केल है, ये हो गया मेन स्केल। जरा बताओ मेन स्केल की कौन कौन सी नंबर्स विजिबल है? ये हो गया 0 वाला नंबर, बात समझ में आई, जहाँ पे मेरा ये पेन जो है कर्सर मूव कर रहा है, ये 0 हो गया, करेक्ट। Yes sir. Yes, 1 हो sir. गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5th वाला भी मुझे विजिबल हो रहा है। बात सही है कि गलत? सही है। Yes sir. Yes, sir. हाँ, तो यही चीज हमारी कहलाएगी मेन स्केल रीडिंग, जो कि हमारी 5 हो जाएगी। अच्छा, ऊपर ये जो रीडिंग चलती है मेन स्केल, वो मिलीमीटर्स में चलती है, वो लिखा रहेगा, वो मिलीमीटर्स में चलती है। मोस्ट स्टैंडर्ड हमेशा मिलीमीटर्स में ही चलेगा, आपको लिखा भी रहेगा, आपको बता भी दिया जाएगा, आपको उसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सेंटीमीटर में चलेगा तो वो भी बता देगा, या कोई और यूनिट देगा तो आप सारे को सेम यूनिट में कर लोगे। मोस्टली आपको इसमें ही करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा नंबर, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली आपको दिख रही है। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो कि वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन किससे मैच कर रही है। यहाँ तो डायग्राम सही नहीं है ना, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी वाली मैच कर रही है। सपोज कर लेते हैं, चलो आपको सही नहीं दिख रहा है, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि ये कौन सा मैच करेगा। 91, 92, 93, 94 वाला मुझे लग रहा है मैच कर रहा है। 94 वाला मुझे लगता है कि मैं मैच कर रहा है, तो मैं लिख लूंगा कोइंसाइडिंग नंबर। ठीक है, और ये किसका देखते हैं? 94। ये आपका सर्कुलर स्केल का कौन सा नंबर मैच कर रहा है, मेन स्केल का नहीं देखते हैं। जैसे पीछे भी देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज देखेंगे कि यहाँ पे सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला मैच कर रहा है, 0 वाला, 2 वाला, 3 वाला। तो यहाँ पे हमने मान लिया है जो भी होगा 94। अब कोइंसाइडिंग नंबर की कोई यूनिट। अब यहाँ पे जो है वर्नियर कांस्टेंट, इस टूल का मैं बोल दे रहा हूँ 0.01 mm बोल दे रहा हूँ, 0.01 mm बोल दे रहा हूँ। तो जरा मुझे ऑब्जर्व्ड रीडिंग बताओ, मैं कैसे लिखूं ऑब्जर्व्ड रीडिंग? फटाफट बताओ, पहले फॉर्मूला बताओ। Sir, MSR plus coinciding number into least count. वेरी गुड, MSR प्लस कोइंसाइडिंग नंबर इनटू LC लीस्ट काउंट। ठीक है, यहाँ वर्नियर कांस्टेंट नहीं बोल सकते, वर्नियर नहीं है टूल, तो इसका सिर्फ लीस्ट ही काउंट नाम रहेगा। ठीक है, Sir, MSR Yes, 6 में होगा। आप कह रहे थे कि 6 लाइंस विजिबल है। हाँ 5 लाइंस बोला था ना मैंने, 5। और ये 5 sir. 1, ये 0 हो गया, ये 0 नंबर है, लाइन से नहीं नंबरिंग देखते हैं। ये 0 नंबर हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5। 5 लाइन से sir. नहीं देखते, नंबरिंग से देखते हैं। ठीक है, ये 0 नंबरिंग हो गई, फर्स्ट नंबरिंग, रैंकिंग 0 रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। लाइंस भले ही 6 हैं लेकिन नंबरिंग से देखते हैं हमेशा। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. हाँ, तो बस अब यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी हो गई? 5 mm। कोइंसाइडिंग नंबर कौन सा हमने ले रखा है? 94 तो इनटू लीस्ट काउंट हमारा कितना है? 0.01 mm हो गया, तो कितना हो जाएगा? 5.94 5.94 mm आ गया। ये इस तरीके से आप करोगे। mm. अब इसका मेन जो काम है वही लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं ये हमको सीखना है। इसका आपको टूल का सारे पार्ट्स का नाम बता दिया कि इस वाली स्केल को, वर्नियर स्केल तो नाम नहीं है यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर्स थोड़े नाम है, ये यहाँ पे स्क्रू गेज चल रहा है, तो स्क्रू गेज के केस में इस वाली स्केल को
सर्कुलर स्केल या हेड स्केल भी बोलते हैं। ये वाली मेन स्केल बोल लो, चाहे लीनियर स्केल बोल लो, चाहे पिच स्केल बोल लो, ये भी ये भी तीनों सारे नाम हो सकते हैं, इन नामों से आ सकता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको भी बोलते हैं जॉस, इसको बोलते हैं जॉस। ये आपका रैचेट बताया था ना कि बड़ा मजा आता है जब आप रैचेट में फंसा के से रैचेट बताओ ऐसे घुमाओगे, चिट 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 आवाज आएगी। जिन बच्चों ने किया होगा अपने फिजिक्स लैब में, ये चीज करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है इस पर। उसके बाद यही सेम चीज यहाँ बताया गया है। इसको ये इनर सिलेंडर नाम नहीं है, बस ये बता रहा है कि ये सिलेंड्रिकल शेप का है और ये अंदर इनर साइड अंदर तक जाता है उस पूरे इंस्ट्रूमेंट में, इसलिए इनर सिलेंडर है। और ये रोटेटिंग बैरल है, ये नाम नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि किस टाइप का पार्ट है। ठीक है, अब ए में क्या मेन स्केल बोलते हैं या पिच स्केल बोलते हैं। ग्रेजुएटेड का मतलब उस पर नंबरिंग की गई है कि 0 नंबर पे। अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्क्रू, एक्सिस ऑफ द स्क्रू के अलोंग, ये एक्सिस के अलोंग लाइन पर नंबरिंग की गई है। उसके बाद बोलते हैं कैप स्केल बोल देते हैं या हेड स्केल बोल देते हैं या सर्कुलर स्केल बोल देते हैं, जिसको एच नाम से बोला जाता है, रिप्रेजेंट एच से किया जाता है। राउंड द एज ऑफ द स्क्रू, उस मेन स्क्रू के चारों ओर राउंडेड होती है, इसी के चारों ओर गोल से शेप में होती है और स्क्रू हेड के चारों ओर गोल चारों तरफ से कवर करी होती है। तो इसको हम रोटेटिंग बैरल, ये इसका शेप मतलब टाइप ऑफ कंपोनेंट बता रहा है, नाम नहीं। नाम तो उसका कैप स्केल या हेड स्केल है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज की कांस्टेंट्स जो होते हैं हेड स्क्रू के कौन से होते हैं। कांस्टेंट का मतलब वही लीस्ट कांस्टेंट की बात कर रहा है, एलसी की बात कर रहा है, लीस्ट काउंट की बात कर रहा है। अब पिच क्या होता है? जब ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द स्क्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल रोटेशनल ऑफ द हेड, जितना ज्यादा आप अपने इस वाले पार्ट को रोटेट करोगे, ये वाला सर्कुलर पार्ट को जब रोटेट करोगे, उतना ही ज्यादा वो मेन स्केल पर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। जितना पीछे की तरफ रोटेट, ऐसे उल्टा घुमाओगे तो पीछे की तरफ वो बढ़ता जाएगा और नंबर्स और ज्यादा दिखने लगेंगे, ये मेन स्केल वाले नंबर्स और ज्यादा दिखने लगेंगे। जितना आगे की तरफ बढ़ोगे, वो ऐसे आगे की तरफ, ऐसे राइट साइड में या मैं बोल दूं एंटी क्लॉकवाइज में जब ये घुमाओगे तो वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। जब वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो ये वाला मेन स्केल और कम दिखता जाएगा, यानी और छोटा होता जाएगा डायमीटर, और डायमीटर हमारा डायमीटर की रीडिंग और छोटी मिलती जाएगी हमको अगर छोटा कार होगा तो। अब क्या होगा कि जो पिच होता है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू व्हिच इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कैप। अब क्या होता है, इन्होंने बोला कि ए यहाँ पर होते हैं स्क्रू, ये फर्स्ट स्क्रू है और ये सेकंड स्क्रू है। तो होगा क्या, इस स्क्रूज पर मूव करता है, ये इन स्क्रूज पे मूव करता है, यानी कि जब एक बार एक कंप्लीट वो हो जाता है तो वो एक स्क्रू कंप्लीट कर लेता है। बना नहीं अच्छे से, एक कंप्लीट वो कर लेता है। क्या मतलब, क्या कहने की बात है? कहने की बात ये है कि ये हो गया आपका मेन स्केल, या इसको हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं हम इसको लीनियर स्केल भी नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर, हाँ इसको लीनियर स्केल बोल लो या मेन स्केल बोल लो, लीनियर स्केल बोलना ज्यादा बेटर होगा। इसमें यहाँ पे बीच में एक लाइन होती है बेस लाइन, और इसी पे नंबरिंग होती है 0 1 2 3। देखो उन्होंने और अच्छा कर रखा है, 1 से 1.5 भी कर रखा है, 2 भी कर रखा है, 2.5 भी कर रखा है, और अच्छा कर रखा है 3 3.5। मैं तो डायरेक्ट बेसिक समझाने के लिए आपको ऐसे बना, और इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल होती है। ठीक है, अब सर्कुलर स्केल पर क्या होती है, रीडिंग्स ऐसे बनी होती हैं, ऐसे 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 रीडिंग्स बनी होती है। ये यहाँ कहीं 0 से शुरू होगा और ऊपर जाएगा ये 1 2 3 4, और इससे पूरा उधर वाला सर्कल, ऐसे पूरा उधर सर्कल पूरा करते 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 50 तक कर सकता है, या पूरा 0 1 2 3 से लेकर के करते 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 100 तक पूरा हो सकता है। या तो 50 पार्ट्स में बांट देते हैं या तो 100 पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 0 से शुरू हो रहा है, फिर वापस फिर ये 0 से शुरू हो रहा है, ऊपर जा रहा है 5 2 1 2 3 4 5 और जाएगा, और उधर पीछे की तरफ जाते हुए 10 20 30 35 40 45 आएगा, फिर ये 46 47 48 49 50 50 पार्ट्स ऐसे कंप्लीट करेगा। कहीं और वाले में आपको 100 पार्ट्स भी दिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ वाले में आपको देख रखा है आपने कि जब ये 0 से शुरू हो रहा है और उधर जाते 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 पीछे से होते हुए आएगा, आते आते 70 80 90 91 92 93 यहाँ करके पूरा पूरा 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो कभी आपको 100 पार्ट्स दिखेंगे, 100 पार्ट्स दिखेंगे सर्कुलर, हाँ गुड इवनिंग बेटा, और कभी आपको 50 पार्ट्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पर 50 पार्ट्स दिखाया गया है। तो कभी 50 पार्ट्स में डिवाइडेड वाला मिलेगा, कभी अलग अलग का अलग अलग रहता है। तो जब होगा क्या कि आपने क्या किया, यहाँ पे 0 से यहाँ था, अब आपने इसको घुमाना शुरू किया। जब आप इसको घुमाओगे
ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जब ये आगे की तरफ बढ़े, जब ऐसे आप इसको घुमाओगे ना तो ये जीरो उधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, उधर ऊपर की तरफ जाते हुए पीछे की तरफ जाता जाएगा। तो जब ऐसे घुमाते जाओगे तो जीरो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पूरा पूरा एक बार साइकिल एक कंप्लीट घुमा लोगे तो वापस से जीरो उसी लाइन पर, उसी मेन स्केल, उसी बेस लाइन से वापस पर पहुंच जाएगा। ये बात समझ आई क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे कि उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया या एक राउंड कंप्लीट कर लिया। इस बात को हम बोलेंगे कि उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, या वन रोटेशन बोल देंगे कि उसने कंप्लीट कर लिया वन रोटेशन। अच्छा, मैंने ये भी बताया है कि जब उसको ऐसे आप घुमाओगे तो वन रोटेशन कंप्लीट करेगा और वन साइकिल कंप्लीट करेगा, और जब ये घुमाओगे तो ये आगे की तरफ भी मूव करेगा। ये फॉरवर्ड मोशन भी इसका होगा, जब आप इसको घुमाओगे फॉरवर्ड मोशन भी होगा। ठीक है, तो अब आप देख, जब ये लाइन जीरो पे थी तो मान लेते हैं कि ये 6 पर 6 दिख रहा था, आपको 6 वाला नंबर दिख रहा था, और आपने पूरा एक कंप्लीट घुमाया। कंप्लीट घुमाने के बाद अब जो डायग्राम बनेगा वो उसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका 5 नंबर हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। ये आपकी सर्कुलर स्केल ये यहाँ पर हो गई, और इसमें मैंने 0 से लेकर के मान लो 100 तक इसमें ले रखा है। तो अब ये आपकी हो गया 0 और ये 1 और ये 2, ऐसे पूरा जाता जाएगा। यहाँ से भी वापस होते 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 ये 99 और ये वाला वापस से 100। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने रोटेट करना शुरू किया था तो 6 वाला नंबर पर था, 6 वाला नंबर हमें विजिबल हो रहा था। जैसे यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो क्या कौन सा नंबर विजिबल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा नंबर विजिबल हो रहा है। ये हमने लिया था 5 mm वाला विजिबल हो रहा था, जब ये ऐसे था 5 वाला बिल्कुल दिख रहा था एग्जैक्ट जब ये 0 पर था। लेकिन हाँ, लेकिन जब हमने इसको पूरा कंप्लीट घुमाया तो ये आगे बढ़ा, और आगे बढ़ करके 6 से पहुंच गया 5 पर। यानी कि 6 वाले नंबर पे था, एक कंप्लीट राउंड जब हमने कर लिया तो अब ये 5 वाले नंबर पे पहुंच गया। तो 6 वाले नंबर से 5 वाले नंबर आने तक इसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, फॉरवर्ड कितना आगे बढ़ गया, कितना बढ़ गया आगे फॉरवर्ड? बात समझ में आ रही है आप लोगों की? नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया तो शर्मा ने पूछो। सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि जब ऐसे हमारे पास ये था, ये हमारे पास है सर्कुलर स्केल जो मेरा हाथ है, और ये मेन स्केल है जो मेरा पेन है। तो अब मैं ऐसे इसको घुमाऊंगा तो ये यहीं नहीं घूमता है, जब मैं घुमाऊंगा तो ऐसे आगे की तरफ भी बढ़ता है। ये ऐसे है आपका सर्कुलर स्केल, ये ऐसे मैं घुमा रहा हूँ तो ये आगे की तरफ। तो यस सर। हाँ, ये वाला फिंगर जो मेरा थंब है वो शुरू में, ये वाले फिंगर मान लो, हाँ ये कोई सी भी एक फिंगर मान लो, ये वाली फिंगर मान लो, मिडल वाली फिंगर ये यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ पूरा, ऐसे कंप्लीट घुमाया मैं, ऐसे पूरा घूम करके वापस से ये आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पे शुरू में यहाँ पर ऐसे था, ये वाला मिडल वाली फिंगर यहाँ पे शुरू में थी इस पोजीशन पे, मैं इसको घुमा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा है पूरा, घूमते 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 पूरा घूमते घूमते वापस से ये यहाँ पर आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ जहाँ पे था ये मिडल वाली फिंगर, उसको घुमाते 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 जब मैं घुमा रहा हूँ राइट साइड में तो ये हमारा आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। बात समझ में आई ये वाली बात? यस सर। हाँ, तो जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जा रहा है, यानी कि मिडल वाली फिंगर एग्जैक्टली वही उसी पोजीशन पे जब पहुंच जा रही है, जिसको बोलेंगे एक कंप्लीट रोटेशन जब हो जा रहा है, तो ये आगे बढ़ा ना, ऐसे घुमाते घुमाते जा रहा हूं तो आगे बढ़ा ना कि नहीं बढ़ा? यस सर। तो आगे कितना बढ़ गया ये कैसे पता चलेगा? कि ऐसे पता चलेगा कि जब मैंने घुमाना जस्ट स्टार्ट किया था तब नंबर 6 रिप्रेजेंट हो रहा था, ये वाला नंबर 6 रिप्रेजेंट हो रहा था, नंबर 6 आपको दिख रहा था। लेकिन जब एक कंप्लीट रोटेशन हो गया तो अब कौन सा नंबर दिख रहा है? 5। यानी कि हॉरिजॉन्टली 6 से कितने पे पहुंच गया? 5 पे पहुंच गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया? 1 mm। वेरी गुड उज्जवल, कितना कवर किया? 1 mm। ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। जिसको नहीं समझ आई पूछो। लवप्रीत वेरी गुड, आकाश वेरी गुड, गुड 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 गुड। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल एक कंप्लीट रोटेशन करने पर कितना हॉरिजॉन्टली आगे जितना बढ़ता है, उसी बात को हम क्या बोल देते हैं? उसी बात को हम बोल देते हैं कि वो पिच है। ठीक है, the distance moved by the screw due to one complete rotation of the cap. What is the pitch? The pitch of the instrument is the distance between two consecutive thread of the screw, which is equal to the distance moved by the screw due to one complete rotation. एक complete rotation करने पर कितना वो
आगे बढ़ जाता है, कितना वो आगे हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में बढ़ जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पिच बोल देते हैं। ये बात समझ आई क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. very good, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब यही चीज को हम क्या, इसी बात को क्या बोलते हैं, पिच। तो इफ द स्क्रू एडवांस बाय 5 mm, एडवांसेस का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर 5 mm बढ़ रहा है फॉर 10 रोटेशन, हमने 10 बार घुमाया, यहाँ पे बोला कि एक बार नहीं घुमाया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट रोटेशन कर दिया। अच्छा, ये रोटेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जहां से जीरो वाली लाइन जहां से मैच कर रही थी एग्जैक्टली वहीं पे जीरो वाली लाइन वापस से आ जा रही मैच। जरूरी नहीं जीरो से देखो, तुम 95 से भी देख रहे हो कि अभी मेरी लाइन 95 से मैच कर रही है, मेन स्केल की जो हॉरिजॉन्टल बेस लाइन है वो अभी 95 से मैच कर रही है। तो एक बार कंप्लीट घुमाऊंगा तो वापस से 95 जब मैच करने लगेगा तब हम बोलेंगे एक कंप्लीट रोटेशन होगी। ये बात समझ आई क्या आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो अब हमने Yes, ऐसे sir. ऐसे करते 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 10 रोटेशन कर दिया, और 10 रोटेशन में देखा कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, शुरू में वो 10 mm पे था, 10 बार घुमाया तो अब वो पहुंच गया 5 mm पे, यानी 10 से 5 पहुंच गया, यानी कि डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, 5 पार्ट। 5 पार्ट मतलब कि 5 mm 5 कवर। mm. हाँ, लेकिन हमारा 5 mm. पिच क्या होता है, पिच होता है कि एक रोटेशन में कितना कवर किया। पिच क्या होता है, एक रोटेशन में कितना। तो वर्ड्स में लिख सकते हो कि 10 रोटेशंस इन 10 रोटेशंस Equal to 5. हाँ, इन 10 रोटेशंस कवर्स 5 mm। अगर 10 रोटेशन में 5 mm कर रहा है तो इन 1 रोटेशन, तो 1 रोटेशन में 5 बाई 10 mm। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, सभी स्टूडेंट्स का आना चाहिए, बहुत जरूरी है कि वर्ड्स में लिख करके हम कैलकुलेशन। 10 रोटेशन में अगर 5 mm कर रहा है तो इस 10 को उधर भेजेंगे, डिवीजन में चला जाएगा, तो जब 10 इधर से हट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा। तो इन 1 रोटेशन कितना बचेगा भाई, 5 बाई 10 0.5 mm. 10 कैलकुलेट किया और ये कितना बन गया, 0.5 mm। 5 बाई 10 mm को सॉल्व करोगे तो 0.5 mm। बात समझ आई क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये होता है पिच। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट आपको बता रखा है मैंने कि किसी भी डिवाइस का वो कम से कम डिस्टेंस जो मेजर कर सकता है कोई भी डिवाइस, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। इस केस में भी हर डिवाइस का, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना, हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं कि आप कहो कि सर इस माउस का लीस्ट काउंट क्या, अरे मेजर करने वाली चीज थोड़े है, अरे मेजर करने वाली चीज की बात कर रहे हैं। मेजर करने वाली बात करूं तो इस डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है या मिनिमम या लीस्ट काउंट मेजरमेंट, वही बात बता रहे हैं, वो क्या होगा, इक्वल्स टू 1 डिवीजन ऑन द हेड स्केल। हेड स्केल मतलब मेन स्केल, हेड स्केल मतलब मेन स्केल। मेन स्केल पर जो एक डिवीजन है, जो 2 लाइंस के बीच की लेंथ है, जो 2 लाइन की जो 2 लाइन जो 2 मार्किंग उसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसी को बोलते हैं हेड स्केल की डिवीजन। हेड स्केल का डिवीजन या मेन स्केल का डिवीजन, उसकी वैल्यू। तो वो क्या करता है, लेंथ लीस्ट काउंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल टू 1 डिवीजन ऑन द हेड स्केल व्हिच इज इक्वल टू द पिच डिवाइडेड बाय द टोटल कैप डिवीजंस। यानी कि आप बात करोगे, फिर से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, इन दिस केस आल्सो द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑन द हेड स्केल व्हिच इज इक्वल टू द पिच। तो उन्होंने बोला सॉरी बेटा, अब देखो क्या बोला हमने। तो इन्होंने बोला कि अगर आप एक बार राउंड घुमाओगे, एक बार राउंड घुमाओगे तो वो क्या करेगा, 1 यूनिट आगे बढ़ जाएगा, एक मार्क से दूसरे मार्क पर चला जाएगा। क्या मतलब क्या बोला है उन्होंने, यही बात जो पीछे मैंने बताई है कि अगर मैं इसको एक राउंड घुमा रहा हूँ, एक कंप्लीट राउंड घुमा रहा हूँ, तो अगर ये 6 पर था तो ये किस नंबर पे था भाई, 6 नंबर पे था। वही बात दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि अगर ये 6 नंबर पे था ऐसे ऐसे, और मैंने एक राउंड घुमाने की पूरी कंप्लीट कोशिश की, ये 0 पे था और ऐसे घुमाया मैं, तो जब मैं, और ये 5 था, तो जब मैंने घुमाया इसको तो हुआ क्या कि जब एक बार कंप्लीट घुमा लूंगा तो ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ करके 5 पर आ जाएगा सर। 5 पे आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश, 5 पे आ जाएगा। तो ये अब कौन सा शो हो रहा है, यहाँ पे 5 शो हो रहा है, और ये वापस से ये 0 पर आ जाएगा। उसी बात को बोला है कि जब आप घुमाओगे ना कि लेंथ इक्वल टू 1 डिवीजन ऑन द मेन हेड स्केल व्हिच इज इक्वल टू द पिच, यानी कि जो एक डिवीजन है, एक दो लाइंस के बीच की जो लेंथ है उसको एक डिवीजन बोलेंगे मेन स्केल का। मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो क्या है, जब एक बार कंप्लीट घुमा दोगे तो वो मेन स्केल के एक डिवीजन के जितना आगे बढ़ जाएगा। उसी चीज को
दो तरीके से बताया कि मेन स्केल का डिवीजन कैसे पता करोगे कि एक हॉरिजॉन्टल एक बार मतलब एक बार रोटेट करने पर कितना आगे बढ़ जा रहा है, वो भी वही मेन स्केल डिवीजन है, या दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात करो वो भी वही मेन स्केल, उसी चीज को बताया। तो वो मेन स्केल को जो टोटल कैप डिवीजन है वो उतने पार्ट में बांट देता है। क्या मतलब कि अगर मेन स्केल यहाँ से यहाँ तक 1 mm है, मेन स्केल यहाँ से यहाँ तक 1 mm, ये 5 से 6 तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 5 नंबरिंग से 6 नंबर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 mm। और यहाँ पे हमने कितने पार्ट्स बना रखे हैं इस सर्कुलर स्केल पर, ये 99 पार्ट है, ये और ये वाला फिर 100। तो हमने क्या कर रखा है, सर्कुलर स्केल पर कितने पार्ट्स बना रखे हैं, 100 पार्ट्स बना रखे हैं। तो इससे पता चला कि जो लीस्ट काउंट होगा वो मेन स्केल डिवीजन को स्मॉल n से डिवाइड कर दो, यानी कि मेन स्केल को वो 100 पार्ट में बांट दे रहा है, 100 पार्ट में इक्वली बांट दे रहा है। कौन? जो आपका सर्कुलर स्केल पर जो छोटे छोटे पार्ट्स बने हैं वो टोटल जितने हैं वो एग्जैक्टली उतने ही पार्ट्स में बांट दे रहा है। ये बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को, कि कोई डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. किसी कोई डाउट है पूछो। चलो, तो जो सर्कुलर स्केल पे अगर 50 पार्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ वाले में, इस वाले में, तो इसमें क्या होगा लीस्ट काउंट कि मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन को ये कितने पार्ट्स में बांट रहा है, 50 पार्ट्स में बांट रहा है। बात समझ आई क्या? Yes, sir. हाँ, अब इसमें मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कि दो लाइंस के बीच में, दो बराबर लाइंस के बीच में, कॉन्सिक्यूटिव लाइंस के बीच में ये डिस्टेंस कितनी है, कोई मुझे देख के बता सकता है क्या? 1.5. 0.5 बोला, 1.5 बोला कि 0.5 बोला आपने? 0.5 0.5। बहुत अच्छे शाबाश, बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। 0.5 mm इसका एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी। और सर्कुलर स्केल पर कितने टोटल पार्ट्स हैं? 50 पार्ट्स हैं, तो 50 पार्ट्स हैं, सॉल्व कर लोगे 0.01 mm आ जाएगा यहाँ पे लिस्ट का। बात समझ आई क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। सर एक सवाल है, सर सर्कुलर स्केल पर 100 हुए तो 100 होंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 200 हुए तो 200 से डिवाइड कर देंगे, 500 हुए तो 500 से डिवाइड कर देंगे, जितने होंगे उतने से डिवाइड कर देंगे। तो सर ये मतलब सर्कुलर वाले के लिए एप्लीकेबल हुआ फॉर्मूला? हाँ, ये फॉर्मूला सर्कुलर वाले के लिए एप्लीकेबल। अब जो बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा था कि मेन स्केल डिवीजन होगा क्या, जितना वो एक राउंड कंप्लीट करने में हॉरिजॉन्टली जितना बढ़ता है, वही कितना बढ़ता है, एक मेन स्केल से दूसरे, एक रीडिंग्स, एक लाइन से, एक मार्किंग से दूसरे मार्किंग तक बढ़ता है। एक कंप्लीट अगर आप चलाओगे उस सर्कुलर स्कूल को, एक कंप्लीट चलाओगे तो एक लाइन से दूसरे लाइन पर बढ़ जाता है। तो एक कंप्लीट सर्कुलर चलाने में जितना वो हॉरिजॉन्टल चलता है वो मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर चलता है। ये बात समझ आई क्या पीछे आप सभी सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ, हॉरिजॉन्टली जब चलाओगे, एक कंप्लीट बार चलाओगे, वो कितना चलता है, एक नंबरिंग से जस्ट उसके आगे वाली नंबरिंग पर पहुंच जाता है, यानी एक मेन स्केल डिवीजन चलता है। और सर्कुलर पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना वो आगे बढ़ता है उसी का दूसरा नाम हो जाता है पिच। उसका दूसरा क्या नाम हो जाता है बेटा? पिच। हाँ, तो पिच बोलूं चाहे एक मेन स्केल डिवीजन बोलूं, एक ही बात हो गई। और ये आपको पिच पता हो और आपको पता हो कि इस सर्कुलर स्केल पे कितने पार्ट्स बने हुए हैं, 100 पार्ट हैं, 50 पार्ट हैं, 150 पार्ट्स हैं, 200 पार्ट्स हैं, उसको हम लिखेंगे स्मॉल n से। यानी कि हमारे पास लीस्ट काउंट का रिलेशन आ जाएगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा कि पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। या लीस्ट काउंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू को स्मॉल n से हमने डिवाइड कर दिया। तो मेन स्केल डिवीजन बोलो, एक मेन स्केल डिवीजन बोलो, चाहे आप उसको पिच बोलो, एक ही बात है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, हाँ sir. हाँ, बोलो बेटा हरजिंदर। बोले ना बेटा हरजिंदर, कैन स्पीक। क्या आपका सवाल है? मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, क्या समझाऊं? कौन सा वाला बात समझाऊं? लीस्ट काउंट? अच्छा, लीस्ट काउंट क्या होता है? कम से कम जो डिवाइस का जो कम से कम है वो मेजर करता है। तो जो आपका ये सिलेंडर है मेन स्केल, उसके ऊपर ऐसे सर्कुलर स्केल बना होता है।
अब जो सर्कुलर स्केल बना होता है तो होता क्या है कि ये ऐसे बेस लाइन है और इस पे ऐसे ऐसे मार्किंग हो रखी है, ऐसे ऐसे मार्किंग हो रखी है। और जब मैं एक बार कंप्लीट इसको घुमा दूंगा तो ये एक मार्किंग से दूसरी मार्किंग की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा। और ये वाली जो लेंथ कहलाएगी, इसी लेंथ को तो क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। ये बात तुमको समझ में आएगा? इसी डिस्टेंस, दो मार्किंग के बीच की जो लंबाई होती है उसी को तो मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई हरजिंदर? ओके, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। और इसी पूरा एक साइकिल कंप्लीट, पूरा एक बार घुमाने पर, पूरा एक कंप्लीट घुमाने पर जितना वो हॉरिजॉन्टल बढ़ता है उसी को पिच भी बोलते हैं। तो यानी कि यही चीज, इसी चीज का दूसरा नाम क्या है? पिच। ये बात समझ में आई क्या बेटा? इसी चीज का दूसरा नाम क्या है? पिच। एक पूरा घुमाने पर वो एक नंबर से, एक मार्किंग से दूसरी मार्किंग की तरफ बढ़ जाता है, इसी को हम बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। और इसी बात को मैं दूसरी तरफ से बोलूं कि एक पूरा घुमाने पर जितना मेरा ये सिलेंडर वाला, सर्कुलर वाला और पार्ट घूम आगे की तरफ बढ़ रहा है उसी को बोलते हैं पिच। तो चाहे मैं पिच बोलूं कि ये एक एक पिच हो गया है इसका कंप्लीट, चाहे मैं एक मेन स्केल डिवीजन बोलूं, दोनों एक ही बात। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ हरजिंदर यस बेटा, सर। ऐसा हरजिंदर समझ में आई तुमको? चलो, तो वो ऐसे बोल लो कि एक नंबर, एक मार्किंग से दूसरे मार्किंग के बीच की डिस्टेंस बोल लो, चाहे ऐसे बोल लो कि एक कंप्लीट में घुमा रहा हूं तो एक मार्किंग से दूसरे मार्किंग की तरफ आगे बढ़ जा रहा है। तो एक कंप्लीट घुमाने में जितना वो आगे बढ़ता है उसी का क्या नाम होता है? पिच। तो मेन स्केल डिवीजन बोलो चाहे पिच बोलो, एक ही बात है। और ये टूल क्या करता है, स्क्रू गेज क्या करता है, इसी मेन स्केल डिवीजन को, इसी पिच को पार्ट्स में बांट देता है। कितने पार्ट्स में बांट देता है? जितने इसके ऊपर सर्कुलर स्केल पर जितने डिविजन्स बने रहेंगे, 100 बने रहेंगे तो 100 पार्ट्स में बांटेगा, और 200 बने रहेंगे तो 200 पार्ट्स में बांटेगा, 300 बने रहेंगे तो 300 पार्ट्स में बांटेगा। यानी कि एक मेन स्केल डिविजन्स को उतने पार्ट्स में बांट देगा और वो पार्ट हम मेजर कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट किसी भी स्क्रू गेज का क्या हो जाएगा कि जो उसका पिच है अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल को ही हम क्या बोल देते हैं? पिच बोल देते हैं। यहाँ तक बात समझ आई क्या हरजिंदर तुमको? सर मैं, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये तो भाव खाने लगा यार। चलो नहीं, अच्छी बात है, आइंस्टाइन है तुम। और आप लोगों ने अभी एग्जैक्टली वही काम किया, हाफ mm आप लोगों ने बताया था, एग्जैक्टली इसी चीज का आपने बताया था। कितना? 0 पॉइंट, इसी का तो बताया था, यहाँ पे भी डायग्राम यस सर 0.5 हाँ 0.5 mm बोला था, उसी को यहाँ पे उन्होंने नंबर्स में 0.5 को 1/2 mm लिखा। एक ही बात। कितने पार्ट्स थे उसमें? सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स थे? 50 थे, तो 50 लिख दिया, सॉल्व किया, 0.01। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। और ऑब्जर्व्ड रीडिंग आपको पता है, मेन स्केल रीडिंग लेना है प्लस कौन सा सर्कुलर स्केल रीडिंग पे कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइडिंग वाला नंबर कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट करना है। वही एग्जैक्ट सेम काम करना है यहाँ पे भी। बात समझ में आई? यस सर। चलो, यही Yes, सेम sir. है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दो चीज हो गई आपकी कि अरे वही चीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी इन टूल्स में भी एरर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नया नया स्क्रू गेज खरीद के लाए हो, 2 साल 3 साल चला रहे हो, उसमें कुछ एरर नहीं होगा, मिस हैंडलिंग नहीं होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा ही। इधर है क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, तो जरा सा गिर गया, इधर उधर गिर गया, तो उसके एडजस्टमेंट गड़बड़ हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ। तो आपका जो फिजिक्स लैब में जो रखे रहेंगे स्क्रू गेज, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली उसी तरीके का हो, उसमें किसी तरीके की दिक्कत परेशानी एरर ना हो, कभी वो ढीला ना हो, तो उसका स्क्रू ढीला ना हुआ हो या एडजस्टमेंट इधर उधर आगे पीछे ना हुई हो। हाँ बेटा बोलो, बोलिए। चलिए, तो अब यहाँ पे भी एरर होता है, एग्जैक्ट सेम बात यहाँ पे भी एरर होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब हमने इन दोनों को मिला दिया, जब हमने दोनों जॉस को मिला दिया, जब दोनों जॉस को आपस में मिला दिया, तो होना क्या चाहिए था कि ये वाला जो 0 है वो बेस लाइन से, मेन स्केल की बेस लाइन से मैच करना चाहिए था। क्या ये मेन स्केल की बेस लाइन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आगे पीछे हो गया है? सर मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है, वेरी गुड। तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है? एरर है। स्क्रू गेज, गॉज, नॉट गेज, ठीक है भैया, अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है मेरी। स्क्रू गेज सर आपसे नहीं जो कह है रहा था आपकी सर। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। टेंशन नहीं लो, मैं ऐसे ही करूंगा।
चलो हाँ बोलो बेटा हरजिंदर, जल्दी जल्दी सवाल पूछो, ऐसा नहीं कि हैंड रेस करके खामोश हो, जल्दी से पूछा करो। तो जब ये आपने दोनों उसको मिलाया जॉस को, तो कौन सा जीरो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है मैच, तो इसका मतलब गड़बड़ है। जब जीरो मेन बेस लाइन से नीचे आए तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अच्छा भी नेगेटिव वाला नहीं आया, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एरर। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव एरर बोलेंगे। इस केस को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर बोलेंगे। बात समझ आई क्या? सर Yes, एक बार sir. रिपीट करना। फिर से सुन लीजिए, जब हमारा दोनों जॉस को जब मिला दिया, इन दोनों के बीच कोई चीज है नहीं, दोनों जॉस आपस में मिल गए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने लाइन खींचा है कि इनके बीच कुछ है नहीं, ठीक है। अगर मैं लाइन वापस से डिलीट कर दूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ है नहीं, दोनों जॉस आपस में मैच हुए। जब दोनों जॉस को आपस में मैच किया गया तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो की ये वाली लाइन और मेन स्केल का जो ये वाली बेस हॉरिजॉन्टल लाइन है मैच नहीं कर रही है। जबकि इसको क्या करना चाहिए था, मैच करना चाहिए। ये वाला जीरो यहाँ होना चाहिए था, नहीं है वहां पे, मतलब इस टूल में, इस इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ कौन सी वाली है, पॉजिटिव वाली है कि नेगेटिव वाली है, ये समझना होगा। जब जीरो वर्नियर स्केल, सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से नीचे आए, बेस लाइन से मैच ना करे, नीचे आए, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर बोलते हैं। और जब जीरो बेस लाइन से ऊपर जाएगा तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव एरर बोलेंगे, सर नेगेटिव। नेगेटिव एरर बोलेंगे। बात समझ में आई? बाकी अब वही सेम तरीका जो आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है यहाँ पे भी होगा कि एरर इज इक्वल्स टू n प्लस एक्स इंटू, वीसी नहीं बोलेंगे क्योंकि वर्नियर नहीं है, एलसी नाम जो उसका जनरल नेम है वो बोलेंगे। तो अब n देख लेते हैं, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, मेन स्केल का कौन सा नंबर दिख रहा है हमको यहाँ पर, 0 दिख रहा है। अगर 1 भी दिखता तो हम क्या लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं। वेरी गुड, शाबाश, अब समझे तुम लोग। तो अगर 2 दिखता तो n की वैल्यू 2 लेते हैं, बट इसके मोस्टली आपको n की वैल्यू 0 ही मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 0 दिख रहा है, 1 तो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वही हम लेंगे, ठीक है। x का मतलब कि कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, जरा इस डायग्राम में देख के बताओ कि कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 वाला मुझे लग रहा है कि 8 वाला बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। यस सर। हाँ 8 वाला, 5 6 7 8 9, ठीक है 8 वाला। इन्होंने देखो इसमें ज्यादा ही बना दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है 8 ही लो। तो ये डायग्राम उस हिसाब से नहीं है, इन्होंने समझाने के लिए डायग्राम नहीं बनाया। 8 वाला लीस्ट काउंट समझ लो, हमने पीछे निकाल रखा था, लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 mm था। तो जो हमारा एरर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा एरर, 0.08 mm। माइक म्यूट करिए, भाई आकाश। चलो बात समझ आई क्या, वही एग्जैक्ट फार्मूला। हाँ बेटा बोलो ना हरजिंदर, आप या तो बोलो या तो क्वेश्चन लिखो। हाँ बोलो कार्तिक, जल्दी बेटा। सर जैसे हम एक वायर की रीडिंग लेते हैं, तो जब ये परफेक्टली टाइट होता है वायर, तो इस स्क्रू गोज से कुछ आवाज आती है क्या? हाँ बोला ना, हमने क्या किया कि दोनों जॉस के बीच में फंसा दिया, सर्कुलर स्केल को घुमा के आगे बढ़ा करके फंसा दिया। किसको, ये वायर है, और ये वायर ऐसे घुमा के स्क्रू गेज सर्कुलर स्केल को जब घुमाते जाएंगे तो ये स्क्रू इधर से एक जॉ आगे बढ़ता जाएगा और आके इधर टच, इधर तो एक जॉ ऑलरेडी है तो ये टच कर ले। अब जब मुझे लगा कि अब आगे नहीं बढ़ रहा है, और तब हम क्या करेंगे कि इसके पीछे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है पीछे की तरफ, एक ये पार्ट, यस सर, बोलते हैं रैचेट। उस रैचेट को घुमाएंगे तो 2-3 बार ऐसे कट आवाज आएगी। तो वो इंश्योर करता है, वो कंफर्मेशन देता है कि अब आपका जो भी वायर है वो परफेक्टली टाइटली होल्ड हो चुका है, क्लैंप हो चुका है, ठीक है। तो वो रैचेट, ये पीछे वाला जो रैचेट है ना, ये आवाज थोड़ा देता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि हाँ अब हमारा परफेक्टली कह सकते हो या बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से होल्ड हो चुका है। तो ये आवाज की बात होती है, बाकी ऐसी कोई स्पेशल आवाज नहीं होगी। ये रैचेट आवाज थोड़ा सा करेगा, 2-3 बार घुमाओगे ना, तो जब आवाज करने लगे, चट आवाज करने लगे, तब समझ जाओ कि अच्छे से होल्ड हो।
बस ये आवाज करेगी। क्या समझ आई? हाँ बेटा कार्तिक। और किसी को कुछ पूछना है? हरजिंदर, अगर आपको कुछ पूछना है आप क्वेश्चन लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपने एरर निकाल लिया। बाकी रीडिंग निकालने का वही तरीका होगा कि मैं यहाँ पे देखूंगा। अच्छा चलो यहाँ रीडिंग निकाल लेते हैं, इस वाले डायग्राम में रीडिंग निकाल लेते हैं। ये एक वायर बना रखा है इन्होंने, ठीक है, और हमने एरर पहले से निकाल रखा है, ये पॉजिटिव एरर था, ठीक है। अब बताओ कि कौन सा रैंकिंग बोल रहा हूँ, नंबर बोल रहा हूँ, कौन सा नंबर शो हो रहा है मेन स्केल पर? 5 कितना? 5 5 कहाँ शुरू हो रहा है? 0.4 अरे 3 बताओ 3, ये 0 वाला नंबर, 1 वाला नंबर, 2 वाला नंबर, 3 वाला नंबर, वो शो हो रहा है क्या? नो सर 0.3 और नहीं शुरू हो रहा है। 0.3 तो मेन स्केल, हाँ तो मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी हो गई? 0.3 ना अब ना 0.3 0.3 कहाँ पहुंच रहे हो? यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इन दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस किस में मेजर की जा रही है? मिलीमीटर में मेजर की जा रही है। तो 3 लाइन शो हो रही है, तो उसका मतलब कितना मिलीमीटर हो गया? 3 मिलीमीटर, ठीक है। 0.3 कहाँ पहुंच गए तुम लोग? जो शो हो रहा है वो लिखो आप लोग ना, 0.3 कहाँ से पहुंच गए हो? ओके नहीं समझ आई क्या बात तुम लोग को? आगे सर। हाँ ये 2 लाइंस लिखा रहेगा कि किसमें चल रहा है, मिलीमीटर लिखा हुआ है, मतलब दो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच 1 मिलीमीटर, फिर एक और मिलीमीटर, फिर एक और मिलीमीटर, यानी टोटल 3 मिलीमीटर। अब 4th वाला शो हो नहीं रहा है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। बात समझ आई क्या? यस यस सर। सर। हाँ, जो नहीं शो हो रहा है, जहां तक शो हो रहा है उसी को मेन स्केल रीडिंग मानेंगे। चलो अब आ जाओ, आप कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? देखो कि जो बेस लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 0 तो कर नहीं रहा, 1 2 3 4 कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? ना देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सर 8 8 हो रहा है, 5 6 7 8 कोइंसाइड कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे अच्छे से बना तो रखा है इन्होंने, यहाँ पे अच्छे से बना रखा है इन्होंने। तो 8, हालांकि सर थोड़ा इधर 8 उधर, ही है। हाँ जो मान लो 7 ही मान लो, वो सब ये इनका डायग्राम इतना अच्छा नहीं है। तो कोइंसाइडिंग आपने मान लिया कितना है? 8 नंबर है, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। कोइंसाइडिंग लीस्ट काउंट कितना हमने पीछे कैलकुलेट किया था, उसी डिवाइस का है। यहाँ पे लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया था, कितना आया था? यहाँ पे भी 0.01 mm। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट किया, वही सेम डिवाइस हम यूज कर रहे हैं हर जगह, तो लीस्ट काउंट तो बदलने वाला नहीं है। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.01 mm। बताओ मुझे, आप लोग मुझे बताओ कि ऑब्जर्व रीडिंग कितनी हो जाएगी? फिर फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखूं? मेन स्केल रीडिंग नंबर बताइए। 3 + 8 × 0.01 यूनिट mm। बोलिए। 3 + यूनिट 3 के बाद यूनिट बोलिए। 3 mm 3 mm sir फिर आगे + 8 प्लस plus 8 into 0.1 mm वेरी 0.1 गुड। mm। 8 × 0.1 mm लिखो भैया, वरना कंफ्यूज कर जाओ। एड अप करके बताओ कितना हो जाएगा? 3.08 08 mm mm। ठीक है। अब मुझे आप बताओ, क्या नाम था उसका? एक्चुअल रीडिंग के लिए क्या फॉर्मूला था? ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एक्सेस रीडिंग। एक्सेस रीडिंग, या उसी का दूसरा नाम क्या है? एरर। ठीक है, बात समझ आई? यहाँ पे जो एरर था हमारा पॉजिटिव एरर था कि नेगेटिव एरर था? पॉजिटिव सर। तो हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव एरर। और जब पॉजिटिव एरर लिखेंगे तो सिंबल कितना पॉजिटिव होगा यहाँ की नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलो अब अभी आपने ऑब्जर्व रीडिंग कितनी ली है? ऑब्जर्व रीडिंग कितना कैलकुलेट किया है? 3.08 mm। हाँ, तो अब 3.08 mm, वेरी गुड, शाबाश। और एरर आपने कितना कैलकुलेट किया है? 0.08 mm। हाँ, very good। 0.08 mm। 0.08 mm आप लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लो। 3.08 mm में से 0.08 mm सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? बेटा आवाज कट गई, फिर से बोलिए। 3। हाँ 3 mm हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर।
अब यहाँ पे Yes, sir. वही चीज इन्होंने भी किया है कि लीस्ट काउंट ऐसे ही निकाला जैसे हमने निकाला, तो 0.01 mm इनका भी आ रहा था। एक्सेस रीडिंग में इन्होंने 7वां नंबर लिया है, हमने 8वां नंबर ले लिया था, तो कोई इशू नहीं, हमें 8 दिख रहा है, हमने 8 ले लिया, इनके हिसाब से 7 था, 7 ले लिया। अब जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आप जो दिखेगा आप उसी हिसाब से करोगे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स में इसकी टेंशन सब्जेक्टिव नहीं आएगा कि मोहित को कितना दिख रहा है और आकाश को कितना दिख रहा है और पल्लवी को कितना दिख रहा है, ये नहीं आएगा, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके एग्जाम में आएगा जेईई में वो इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। इनको 7 दिख रहा था, उन्होंने 7 लिया, तो जीरो रीडिंग जीरो एरर कैलकुलेट कर लिया 0.07 mm, हमने 0.08 कैलकुलेट किया था बस। उसके बाद मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल इनटू एलसी करके उन्होंने ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकाल ली 3.07, हमने ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी निकाली थी 3.08 mm निकाली थी। करेक्ट चल रहा हूं मैं, यहाँ तक बात सही चल रही है क्या? यस सर। फिर उसके बाद एक्चुअल रीडिंग फॉर्मूला इन्होंने भी लगाया, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सेस रीडिंग, एक्सेस मतलब एरर, और वही चीज हमने यहाँ पे भी लगाया, सॉल्व किया, 3 mm हमारा भी आ रहा है, 3 mm इनका भी। आई बात समझ क्या? यस सर। चलो बस ऐसे Yes, sir. उन्होंने कर लिया। अब ये क्वेश्चन आएगा, सब बच्चों ने कर लिया है, किसको करवाऊं? जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों ने कर रखा है, ये वाला भी शायद किसी ने पूछ रखा था, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई? सर ये स्क्रीन के पीछे वाला मेरा घर नहीं है बेटा, ये वर्चुअल घर है, इतना अमीर आदमी नहीं हूँ बेटा, बहुत गरीब आदमी। ठीक है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को छत नहीं है मेरे पास। सर इतने भी गरीब थोड़ी होंगे आप। चलो चलो चलो। व्हाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ वायर की डायमीटर यूज करते हैं स्क्रू गेज का यूज करके, फॉलोइंग रीडिंग्स वर नोटेड। मेन स्केल रीडिंग 1 mm है, तो इसको किस लेटर में डालूं मैं? MSD में डालूं, VSD नहीं होता यहाँ पे, हाँ मेन स्केल रीडिंग बोला है इन्होंने, तो इसको किस में डालूं? कौन सा MSD MSR डालेंगे, ठीक है, MSR MSD नहीं MSR, ठीक है ठीक है। यूजिंग स्क्रू गेज फॉलोइंग रीडिंग्स वर नोटेड, मेन स्केल रीडिंग 1 mm है, मेन स्केल डिवीजन नहीं, मेन स्केल रीडिंग 1 mm है, एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 42 डिविजन्स। तो ये 42 डिविजन्स ये क्या किस में जाएगा, कौन सी चीज है ये? सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब हम मेजर कर रहे थे वायर को स्क्रू गेज की मदद से, तो हमने देखा कि मेन स्केल रीडिंग 1 mm है और सर्कुलर रीडिंग जो है वो इक्वल टू 42 डिविजन्स है। हाँ, किसी जिसने कोइंसाइडिंग बोला उसने करेक्ट पकड़ा, 42 डिविजन्स कोइंसाइडिंग है, स्मॉल एन नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स या कितने पार्ट में बटा हुआ है सर्कुलर स्केल, वो ये नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि कौन सा बेस लाइन से मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जब आप लगाओगे समझ में आएगा कि किस वर्ड का क्या मतलब है। तो कोइंसाइडिंग नंबर है, कोइंसाइडिंग नंबर है कि कौन सा कोइंसाइडिंग नंबर है, तो उन्होंने बोल दिया 42 है ना। अगर 42 डिविजन्स मैच कर रहा है, 42 वाला नंबर मैच कर रहा है। पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, तो आपको बताया था कि पिच का ही दूसरा नाम क्या है? MSD। वेरी गुड। कितना है, कितनी वैल्यू दिया है पिच की वैल्यू या MSD? 1 mm। 1 mm। ठीक है, और अब आगे पढ़ो, एंड इट हैज 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब बताओ ये क्या है, कौन सा लेटर है? N। कौन सा, कैपिटल एन स्मॉल एन? वेरी गुड बेटा, स्मॉल एन है, 100 डिविजन्स। ठीक है, अब बात समझ में। तो डायमीटर ऑफ द वायर इज x/50 mm। डायमीटर ऑफ द वायर दे रखा है लेकिन x के टर्म्स में दे रखा है। हम भी डायमीटर ऑफ वायर निकालेंगे और उसको इक्वल कर देंगे x/50 के, और फिर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को, कि किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे आंसर इज ऑप्शन बी। यस कार्तिक सिंह, वेरी गुड, यू डिड इट वेरी वेल, बहुत अच्छे। चलो अब बताओ एक्चुअल, अब यहाँ पे एरर का तो मामला है नहीं, क्यों एरर निकालें हम, तो हम सीधे सीधे ऑब्जर्व रीडिंग निकालेंगे। ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू एलसी। हाँ, सर्कुलर कोइंसाइडिंग नंबर या सर्कुलर स्केल रीडिंग बोल सकते हो, कोइंसाइडिंग नंबर इनटू एलसी। वेरी गुड। मेन स्केल रीडिंग उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा था, कितना था मेन स्केल रीडिंग? 1 mm। 1 mm बोलना, हाँ वेरी गुड, जो भी बोलेगा यूनिट के साथ बोलेगा। सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग नंबर कितना था? 42। सर्कुलर स्केल रीडिंग भी बोल सकते हो। और एलसी कितना है? एलसी नहीं है हमारे पास। एलसी का फॉर्मूला क्या है? एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे एलसी का, दो नहीं है वर्नियर स्केल की तरह। क्या है एलसी का फॉर्मूला? 1 mm।
फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला नंबर में नहीं, फॉर्मूला बोलो। Pitch upon total number of division. हाँ, पिच अपॉन कौन सा लेटर? Small n. हाँ, N, sir. इसका दूसरा नाम क्या है? Small n. MSD, MSR. MSD अपॉन स्मॉल एन, करेक्ट। Small n. पिच हमको दे रखा है क्या? पिच या MSD दे 1 रखा है mm. कितने? 1 mm लिख दिया। और स्मॉल एन दे रखा है क्या हमको? 500, sir. 100 division. 100, 100. ठीक है। अच्छा, पिच जो दिया था या MSD दिया था वो किस यूनिट में दिया था? Sir, mm, तो मुझे यहाँ पे mm लिखना पड़ेगा। तो ये 1/100 mm का मतलब 0.01 mm, करेक्ट? 0.01. Yes, sir. अब इसको 0.01 Yes, sir. mm मैं लिख दूंगा। सॉल्व Yes, करके sir. फटाफट बताओ कितना हो जाएगा? 0.042. 1.042 कहाँ आएगा बेटा? 1.42 mm. M आ गया। अब ये जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग आई है हमारी, वो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा था। कितना दे रखा था उन्होंने? किसके इक्वल है? X but हाँ, x बटा, जल्दी बोलो। X upon 50. x अपॉन 50, ये ऑब्जर्व रीडिंग की जो वैल्यू दे रखा था मैंने डाल दिया। इक्वल्स को इक्वल्स लिख दिया, 1.42 को 1.42 लिख दिया। यहाँ mm था और यहाँ भी mm था, mm कैंसिल हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे। x अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 1.42, तो x इज इक्वल्स टू 1.42 इंटू 50। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 71। कार्तिक ने सही जवाब दिया, वेरी गुड, शाबाश कार्तिक बेटा। सामने होते मैं एक चॉकलेट जरूर दे देता तुमको। आई बात समझ में सारे स्टूडेंट्स को? यस तुज्जबल बेटा Yes, पूछिए। sir. सर एक्चुअल रीडिंग और एक्सेस रीडिंग कब निकालते हैं? एक्सेस रीडिंग जब बोलेगा ना कि हमने, अच्छा एक्सेस रीडिंग वाला क्वेश्चन ही देख लो तुम लोग, वेरी गुड। हाँ पढ़ो क्वेश्चन। किसने पूछा था मुझसे? आएगी उज्जवल ने पूछा था। उज्जवल रीड आउट द क्वेश्चन। यस सर। Vocally. There are 100 divisions on the circular scale of a screw gauge of pitch 1 mm with no measuring quantity in between the jaws. The zero of the circular scale lies 5 divisions below the reference line. Stop. The diameter of a Stop. wire is Stop बेटा। अब इन्होंने बोला है कि विद नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन द जॉइस, यानी कि जॉस के बीच में कुछ है नहीं, दोनों जॉस आपस में जुड़ गए हैं। हमने बिल्कुल दोनों जॉस को कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा कि जो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है वो 5 डिवीजन नीचे आ रहा है। कहने का मतलब ये वाला डायग्राम, कहने का मतलब ये वाला डायग्राम, कि जब हमने दोनों जॉस को मैच कर दिया, दोनों जॉस को मैच कर दिया, तो जो जीरो है हमारा वो 5 डिवीजन, 5 रैंकिंग, 5 मार्किंग नीचे आ रहा है। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यानी कि ये 1 2 3 4 5वां नंबर वाला मैच कर रहा है। इस, या ऐसे बोलो कि यहाँ से 5 नीचे जीरो आ रहा है, चाहे ऐसे बोल लो चाहे ऐसे बोल लो। ये बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि जब दोनों जॉस को मिला दिया गया, यानी कि नो मेजरिंग क्वांटिटी बिटवीन द जॉस, जॉस के बीच में कुछ है नहीं, मतलब जॉस दोनों मिल गए हैं, तब क्या हुआ? जीरो मैच नहीं कर रहा है। जीरो कहाँ आ रहा है? 5 नंबर 5 डिवीजन नीचे आ रहा है। तो ये कौन सा क्या मामला है? एरर है कि नहीं है इसमें? वेरी गुड, पॉजिटिव एरर है। अब पॉजिटिव एरर निकालने का तरीका आपको बता रखा है कि क्या होगा। एरर निकालने के लिए क्या है? एन बोलो जल्दी से। N plus X into VC. एन प्लस यहाँ एक्स पर इंटू वीसी। ऐसी अब एन का देख लेते हैं, कुछ दिया है क्या? देखो एन का तो कुछ बात नहीं, देयर 100 डिविजन्स ऑन। अच्छा 100 डिविजन्स कौन से लेटर में डालूंगा मैं? sir N. हाँ, स्मॉल एन कैपिटल एन? Small n. Small n is equals to 100 on the circular scale of a screw gauge of pitch 1 mm. pitch 1 mm दे रखा है, pitch is equals to 1 mm, सही है ना? Yes, sir. और pitch का दूसरा क्या नाम बोला था मैंने? MSD. 1 MSD बोल लो, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जब हमने मैच किया तो ऐसा हुआ कि 5 मार्किंग नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद द डायमीटर ऑफ द वायर इज देन मेजर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज। इट इज फाउंड द 4 लीनियर डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल। जब हमने वायर को रख करके मेजर किया तो 4 डिविजन साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है। 4 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल, तो 4 डिविजन साफ साफ दिख रहे हैं। इसका मतलब कौन सा नंबर हो जाएगा वो? ये कौन सी चीज दी गई है?
अब ये क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि जब हमने मेजर किया यूजिंग स्क्रू गेज तो इट इज फाउंड दैट 4 लीनियर डिविजन, लीनियर डिविजन समझ रहे हो कौन से स्केल की बात कर रहा है? मेन स्केल की। बस 4 Main लीनियर scale. स्केल डिविजन, लीनियर स्केल भी तो नाम था इसका, यहाँ पे हमने आपको लीनियर स्केल भी तो नाम बताया था, कहाँ गया? यस सर। ये क्या नाम लिखा है इसका स्केल का, दूसरा नाम क्या दिया हुआ है स्केल का? लीनियर और पिच स्केल। हाँ वेरी गुड, इसीलिए बोला नाम याद रखो बेटा, ऐसे ही देता है, आते हुए सवाल आप नहीं कर पाओगे अगर पता नहीं चले। तो इसको किस लेटर में डाल दूं, MSR में डाल दूं क्या? 4 तो किस में डाल दूं? सर MSR में। हाँ, नहीं समझ में आ रही क्या बात? जल्दी बताओ। सर पिच के बाद रिपीट करना। हाँ पिच के बाद रिपीट कर देता हूं मैं। उन्हें बोला कि पिच 1 mm है, फिर बोला कि जब हमने कोई मेजरिंग क्वांटिटी नहीं रखी थी, दोनों जॉस के बीच कुछ नहीं था, यानी कि ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, जब दोनों जॉस के बीच कुछ नहीं था तब जो 0 आ रहा था ना वो 5 डिविजन नीचे आता, 5 मार्किंग नीचे आ रहा था। बात समझ आई क्या? यस सर। अब उसके बाद इन्होंने ये बोला कि ऐसा है 5 डिवीजन नीचे आता। उसके बाद बोला कि अब जब हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं वायर का, तब जब मेजर कर रहे हैं स्क्रू गेज की मदद से जब मेजर कर रहे हैं तो हमने देखा कि लीनियर स्केल डिवीजन पे कौन सा नंबर, 4 लीनियर स्केल डिवीजन साफ साफ दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? 4 लीनियर स्केल डिवीजन साफ साफ दिख रहे हैं, यानी कि 4 चौथा रैंकिंग, 4th रैंकिंग है, 4th रैंकिंग, ये नहीं कि 3 कर दो उसको, नहीं 4th रैंकिंग साफ साफ दिख रहे हैं। बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अगर 4th रैंकिंग यानी कि ये वाला डायग्राम आप देख लो, जैसे कि हाँ जैसे यहाँ पे ये वाला भी डायग्राम थोड़ा, हाँ एक मिनट रुको, जैसे यहाँ पे आपने बताया था कि कौन सा वाला रैंकिंग दिख रही है, यहाँ पे भी कौन सी रैंकिंग दिख रही थी? 1 2 3 4 5th रैंकिंग दिख रही थी ना, 5th नंबर दिख रहा था ना। यस सर। हाँ तो एग्जैक्टली उसी चीज को, उसी डायग्राम को आपको सोचना है और बताना है कि कौन सी वाली रैंकिंग हमको दिख रही है, कौन सा वाला नंबर हमको दिख रहा है। तो वापस से आ जाएंगे, तो 4th दिख रहा है, ठीक है, 4 डिविजन्स दिख रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? Yes, sir. यस ये कब सर। हुआ सर मुझे? यस सर। अच्छा, यस सर। कौन क्लास खराब कर रहा है भाई? नहीं करो बेटा, तुम लोग इतने अच्छे हो, हमारे साथ इतना अच्छी जैमिंग चलती है, ऐसे मत करो। चलो ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करो, कोई बात नहीं। अच्छा अब 4 डिविजन हैं। अच्छा एक डिवीजन कितना है मेन स्केल पर? एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm. तो 4 डिविजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 mm. बात समझ आई क्या? Yes, sir. अच्छा अब बोला विजिबल while 60 डिविजन्स, ये क्या बोला है? while 60 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। ये क्या लिखूं? 60 डिविजन्स कोइंसाइड कर रहा है, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? Coinciding number. कोइंसाइडिंग नंबर, या जिसको आपने दूसरा नाम दिया था Coinciding सर्कुलर number. स्केल रीडिंग बोला था आपने, कोइंसाइडिंग नंबर बोल दो, चाहे आपने बहुत अच्छा नाम दिया सर्कुलर स्केल रीडिंग। कितनी? 60। इसकी कुछ यूनिट होगी क्या कि नहीं होगी यूनिट? No, हाँ sir. इसकी कोई यूनिट नहीं, बस ये देख रहे कौन सा नंबर मैच कर रहा है। वेरी गुड। द डायमीटर ऑफ द वायर पूछा गया है। बात यहां तक समझ आई सभी को कि कुछ पूछना है? आ गई सर। चलो अब अगर किसी को कुछ पूछ एरर, अब एरर की बात करते हैं। एन तो दिया नहीं है, तो जब एन नहीं दिया है, कुछ बात नहीं की है, तो एन की वैल्यू 0, कैपिटल एन की वैल्यू क्या है? 0, और ज्यादातर 0 ही रहेगी। प्लस की जगह प्लस लिखो। एक्स, अब बताओ कि एक्स कौन सा था जब दोनों जॉज मैच कर रहे थे, तो कौन सा वाला रैंकिंग, कौन सा वाला डिवीजन मैच कर रहा था बेस से? So 60. ना 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 ना, 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 ना। ये मैंने क्या बोला? जब दोनों जॉज मैच कर रहे थे तब कौन सा मैच कर रहा था बेस लाइन से, कौन सा मैच कर रहा था? ये स्टेटमेंट पढ़ो। विद 5. नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन द जॉज, मतलब जब दोनों जॉज को मिला दिया गया, जब उसके बीच में कुछ नहीं है, दोनों जॉज एकदम बिल्कुल आपस में कांटेक्ट में आ गए, तब जो 0 स्केल है वो 5 डिवीजन नीचे आ रहा है। तो 5. इसका मतलब कौन सा वाला रैंकिंग, कौन सा वाला नंबर कोइंसाइड कर रहा है उस टाइम पर? 5. 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 5. 5। नहीं समझ आ रही क्या बातें आप लोगों को?
आगे हाँ, अब वीसी मैं क्यों लिख दे रहा हूँ बार बार, यहाँ तो वीसी नहीं ना, एलसी। अब एलसी कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से मुझे बताओ एलसी का फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? MSD upon N। हाँ, या पिच अपॉन एन बोल लो, चाहे एमएसडी अपॉन एन बोल लो, वेरी गुड। चलो, पिच कितना है या एमएसडी कितना है? पिच 1 और MSD हमारे पास एमएसडी पिच एक ही बात होती है बेटा, एमएसडी बोलो 1 mm, चाहे पिच बोलो 1 mm, एक ही बात होती है। क्लियर? यस सर, 1/100। 1 mm यूनिट जरूर बोलना। और टोटल कितने डिवीजन से आपने बोला? 100 डिवीजन से, तो 100 लिख दिया। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 0.01 mm हो जाएगा। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, चलो अब उसके बाद देखते हैं 0.01 mm। अब लीस्ट काउंट निकल गया, रख देंगे। यहाँ था n प्लस एक्स इंटू लीस्ट काउंट, x हमको पता है 5, लीस्ट काउंट 0.01 mm लिखा गया। सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.05 mm। वेरी गुड। चलो, ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, बोलिए बेटा। MSR plus coinciding into VC. कोइंसाइडिंग नंबर बोल लो चाहे सीएसआर बोलो। देखो, जब तुम कुछ और बोलोगे तो मैं कुछ और बोलूंगा, कुछ और बोलोगे तो कुछ और बोलूंगा। जानबूझ के मैं ऐसा बोलता हूँ ताकि सब दोनों चीजें याद रहे। कोइंसाइडिंग नंबर सीएसआर इनटू वीसी, तो नाम नहीं है ना यहाँ पे, वर्नियर नहीं ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? एलसी। अच्छा, एमएसआर बताओ हमने कितना निकाला, कितना था हमारा? 4 mm. 4। 4 mm जरूर बोलना, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। प्लस की जगह प्लस। सीएसआर कितना था? जब हम मेजर कर रहे थे, जब हम वायर लगा दिए थे, तब कौन सा नंबर मैच कर रहा था? तब कौन सा कोइंसाइड कर रहा था? 60। हाँ, एरर के टाइम वाला नहीं पूछ रहा हूँ, जब मेजर कर रहे हैं। इनटू एलसी अभी भी हमने निकाला, कितना हुआ एलसी? 0.01 mm। mm जरूर बोलना। तो सॉल्व वॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.6 mm, करेक्ट? यस सर। अब बताओ एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एरर। ऑब्जर्व रीडिंग माइनस एरर, या और बच्चे बोल रहे थे एक्सेस रीडिंग, या इसी का दूसरा नाम एरर भी है। चलो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। एक्चुअल रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग अभी अभी आपने कितनी निकाली? 4.6 mm। वेरी गुड। माइनस को माइनस लिखेंगे। एक्सेस एरर या एक्सेस रीडिंग या एरर कितना था आपका? 0.05 mm। तो 0.05 mm। जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा? 0.55 mm। 0.55 की 4.55 ओ 4.55 mm। वेरी गुड। ये हो गई आपकी क्या? एक्चुअल रीडिंग। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. यस सर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसी स्टूडेंट ने शायद ऑलरेडी बता दिया था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या ये सब सवाल कर नहीं पाओगे जेईई मेंस में आप? सब प्रैक्टिस से कर लेंगे। हाँ सब प्रैक्टिस से कर लेंगे। हाँ हाँ बेटा, प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन समझ में आया ना अभी यहाँ पर, कि नहीं समझ में आया आपको? यस सर। तो प्रैक्टिस यहाँ पे रीडिंग कहाँ से देखो। निकली? एक्सेस रीडिंग कहाँ से निकली? एक्सेस रीडिंग का दूसरा नाम एरर है, एरर का दूसरा नाम एक्सेस रीडिंग है। तो एरर जो आपने निकाला यहाँ से निकाला, ये इधर से। एरर का फॉर्मूला n प्लस एक्स इंटू एलसी। एन समझा दिया मैंने बहुत अच्छे से कि कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब कौन सा नंबर जब दोनों जॉस को मिलाओगे तो कौन सा नंबर दिख रहा है, 0 दिख रहा है कि 1 दिख रहा है कि 2 दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम 0 ही दिखेगा, 1 आपको नहीं दिखेगा। कभी 1 भी दिख जाएगा कि 0 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, तब कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 0 ही रहेगा। प्लस एक्स, तो जब दोनों जॉस को मिला रहे तब कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है वो हो जाएगा एक्स। जैसे इस केस में कौन सा डिवीजन मैच कर रहा था? दोनों जॉस को मिलाने पर 5th डिवीजन। एक्स की वैल्यू हमने क्या ले ली? फिर 5 ले ली। फिर उसके बाद एलसी, तो एलसी हमने फिर पीछे कैलकुलेट किया और एरर हमारा फॉर्मूले में डाल के एरर निकाल लिया। समझ में आई बात उज्जवल? यस सर। हाँ बेटा, तुम लोग लड़ाई नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ठीक है? तुम लोग क्लास 11th को स्टूडेंट हो, बी सिविल। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया। तो जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था, किसने पूछा था मुझसे कि सर कैसे ये वाला होगा, कि एरर वाला कैसे सवाल होगा? नाम लिया मैं नहीं पूछा था। देखो मैंने उज्जवल। फिर उज्जवल, हाँ ठीक है उज्जवल, वेरी गुड बेटा। तो ऐसे करते हैं। तो ये आपने ऐसे कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस में दिया हूं मैं, ये भी सही काम है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग मामला ये करना है कि सब सारी चीज करवर के निकाल लोगे आप लोग आसानी से, ठीक है? ये वर्नियर वाला क्वेश्चन है, सब चीज करके निकाल लोगे। यहाँ पे आपको मास दे रखा है और आपको डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी मास में क्या फॉर्मूला है जरा बताओ?
डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा? अगर एक स्फीयर होगा तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 pi r cube। पाई आर क्यूब। वेरी 4/3 इस pi r वर्नियर cube, कैलिपर्स क्या बेटा? 4/3 pi r cube। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो बस वही सेम काम करना है। बस इसमें क्या करना होगा कि इसकी मदद से, वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम इस स्फीयर का डायमीटर निकालेंगे, उस डायमीटर की मदद से रेडियस निकालेंगे, उस रेडियस की वैल्यू को इस फॉर्मूले में डालेंगे जिससे वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम को इस फॉर्मूले में डालेंगे जिससे डेंसिटी निकल जाएगी, और डेंसिटी आपकी निकलेगी। तो आई गेस कौन सा वाला ऑप्शन सही था, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यार। जो भी था तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कि क्या है। बात समझ आई कैसे करना है? यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है तो इसको तो छोड़ ही दो। x/50 वाला अभी हमने किया था, इसको ऑप्शन नंबर 71 का, तो इसको छोड़ ही दो। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 2024 का शिफ्ट सेकंड का आया था क्वेश्चन। अब लेट्स समराइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बता दो मुझे क्या क्या पढ़ा हमने आज। स्क्रू गॉज। स्क्रू गोज पढ़ा, ठीक है। अब ये बताओ कैपिटल एन क्या होता है? जल्दी। सर जो वर्नियर स्केल के ये नहीं, स्क्रू स्केल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। कंसाइडिंग सर। नहीं, जब दोनों जॉज को मिला दें, जब दोनों जॉज को मिलाने पर मेन स्केल या हेड स्केल पर जो नंबर विजिबल है, जो मार्किंग विजिबल है, वो कैपिटल एन में होगा। बात समझ आई क्या? यस सर। तो आकाश फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? सर जब वो दोनों जॉस को मिला देते हैं, जो वैल्यू आती है वो कैपिटल वैल्यू आती है, ऐसे थोड़े ना बोलना है। तुम बोलो, ये स्टूडेंट अच्छी थी। देखो यार, चलो तुम ही बोल दो। ये अरफिया, अरफिया या एकता में से कोई एक बोल दो। महक, महक बोलो बेटा, महक को, महक बताओ। सर जो मेन स्केल में आता है वो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। कैपिटल एन क्या है? जब दोनों जॉज को मिला दे हम, तब मेन स्केल पर जो नंबर विजिबल हो उसी को हम कैपिटल एन लेंगे। ये बात समझ आई क्या? कि फिर यस से सर। सिखाऊं क्या? यस सर, आ गई। फिर से सिखाना पड़ेगा? समझ में आई बात क्या? समझ लग सर। आ गए सर आ सर। गया हाँ, समझ। तो समझ लग गई अब सर। बताओ महक बेटा, फिर से बोलो कि कैपिटल एन क्या है? जब हम दो जॉज को मिला देंगे मेन स्केल पर जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल एन है। वेरी गुड, चल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्मॉल एन क्या है? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ डिवीजन इन CSD। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन विच स्केल? सर्कुलर स्केल। वेरी गुड, CS, सर्कुलर स्केल, करेक्ट। चलो अब बाकी ऑब्जर्व रीडिंग का और एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला आप लोग को आता है, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें और ज्यादा कुछ नहीं जरूरत है। ये एंगेज, NCERT क्लास नोट, JP पैकेज मॉड्यूल से लिए ये सारी चीजें हैं। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं, आपको ये करके लाने हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हमारा खत्म हो गया, बस PYQ होगा। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं क्लास नहीं लूंगा, कल आपके सब्स्टिट्यूट टीचर क्लास लेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कौन से टीचर लेंगे सर? दो टीचर्स बताता हूँ मैं। सर ने अभी आपने कौन से टॉपिक पे बोली थी क्लास, ये पूछ रहा हूँ।